गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 5 कर रहे थे अपना सेक्शन 2, जिसके अंदर हम अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा था। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के जो आप ऑलरेडी क्लास 12th में स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्लास 12 मैथ्स में और बीएससी सेकेंड सेम के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं स्टैट्स के सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए इंट्रोडक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। उस दिन हमने हाफ किया था और आज हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। देखिए हम लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था सम रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हमारा आज का टॉपिक है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए एडिशन लॉ आप पढ़ चुके हैं, दो केसेस के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट, जिस केस के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों यानी कि एक दूसरे पे इवेंट डिपेंड ना हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, उस केस में इंटरसेक्शन क्या आता है? फाई। तो सबसे पहले हम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही पढ़ेंगे आज। तो देखिए इसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि दो कोई भी सेट का इंटरसेक्शन हमारे पास फाई आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, इसका फॉर्मूला क्या है। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल of a random experiment, then the probability of occurrence of the event A or B is the sum of probability of events A and B। वो कह रहे हैं अगर A and B दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या था, जिसके अंदर आउटकम यूनिक ना आए लेकिन पॉसिबल आउटकम में से एक आए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए और बी, ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पी ऑफ ए और बी यानी कि पी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए हम क्लास 11th के अंदर सेट्स में पढ़ चुके हैं कि पी ऑफ ए यूनियन बी और पी ऑफ ए और बी ए की बात होती है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए एंड बी ए की बात होती है। उसका रिजल्ट यानी कि उसका फॉर्मूला क्या आएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंटरसेक्शन तो फाई है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, सब्ट्रैक्ट तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपली ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला अब हम देखेंगे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी टू इवेंट। यहाँ पर कंडीशन क्या थी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अब हम एनी टू इवेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन पी ऑफ ए और बी क्या आएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी, जहाँ पे ए एंड बी को हम लिखते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए यूनियन बी को हम लिखते हैं पी ऑफ ए और बी। ठीक है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया मैंने इससे और मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। देखिए यानी कि इस और इस फॉर्मूले के अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, यानी कि जो एलिमेंट्स दोनों में रिपीट थे उन्हें हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि कोई भी रिपीट एलिमेंट्स ना आए ए यूनियन बी के अंदर, क्योंकि सेट के फॉर्म में जब भी हम मेंबर्स लिखते हैं तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। ठीक है, अब ये हमने किया एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी टू इवेंट्स। अब देखिए अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आइए वो देखते हैं। अब हम देखिए एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी 3 इवेंट्स के लिए फॉर्मूला क्या है? इफ़ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, माइनस में उन सभी के इंटरसेक्शन, प्लस में वो ऐड करना है जो तीनों का कॉमन है। देखिए सेट थ्योरी के अंदर ए बी सी 3 के लिए हम कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करते थे? ये ए, ये बी और ये सी, ए बी और सी। तो इनमें से जो तीनों के अंदर कॉमन है उसे हमें ऐड करना है और जो दो के अंदर कॉमन है वो उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू, देखिए अब नॉट हमारे पास क्या है? अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या रहता है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन 5, कोई भी अगर देखिए 2 इवेंट्स की बात किया तो 2 का इंटरसेक्शन 5, 3 की बात किया तो कोई भी 2 का इंटरसेक्शन 5। अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करें, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था?
उन सभी का यूनियन 1। तो हमारे पास अगर दो इवेंट की हम बात करें तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B क्या आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1। ठीक है, तो ये हमने बात की एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। आपके लिए नया टॉपिक नहीं था, आप ऑलरेडी 2-3 बार इसे पढ़ चुके हैं, बस मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज कराया ताकि इस चैप्टर के अंदर जब यूज़ आए तो आपको सारे रिजल्ट्स एक बार याद हों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आइए देखते हैं क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, लेट A एंड B बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। A और B हमारे पास कोई दो इवेंट्स हैं that are associated with the same random experiment, then the probability of occurrence of the event A when event B has already occurred। देखिए, कई बार हमें क्या होता है कि जब हमारे पास दो इवेंट्स हों और रैंडम एक्सपेरिमेंट सेम ही हो, और मैंने मान लीजिए 10 बॉल्स हैं मेरे पास जिसमें से 6 वाइट हैं एक बाउल के अंदर और 4 रेड है। मैंने कहा जब मैंने फर्स्ट वाइट बॉल उठाई, वाइट कितनी है 6, टोटल कितनी है 10, तो फर्स्ट टाइम वाइट वाले की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आएगी, P ऑफ वाइट मेरे पास आ जाएगा 6/10। ठीक है, लेकिन इसके बाद जस्ट मुझे अगर रेड निकालनी हो, P ऑफ रेड आफ्टर वाइट सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उन केसेस को हम कैसे निकालते हैं, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसे केसेस को जब एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर दो इवेंट्स हों लगातार, तो हम उन केसेस में प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, P ऑफ A बाई B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A गिवन दैट इवेंट B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसमें भी देखिए मैंने W को अपॉन में लिया, बाय में लिया, क्योंकि वाइट बॉल हम ऑलरेडी उठा चुके हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 6/10। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे क्या उठाना है, रेड बॉल आफ्टर वाइट, तो मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू A एंड B, यानी कि A इंटरसेक्शन B के अंदर जो केसेस हैं, अपॉन में नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू B, यानी कि अब अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में N ऑफ B। ठीक है, देखिए मुझे बहुत सिंपल सा काम करना है, इन दोनों को ही N ऑफ S से डिवाइड कर देना है, यानी कि P ऑफ A बाई B के फॉर्मूले के अंदर इवेंट A व्हेन इवेंट B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मुझे N ऑफ A इंटरसेक्शन B को भी डिवाइड करना है N ऑफ S से, और मुझे N ऑफ S से और N ऑफ B को भी मुझे डिवाइड करना है N ऑफ S से। देखिए दोनों ही साइड्स पर मैं डिवाइड ऐसे कर सकती हूँ। ऊपर वाला क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे वाला क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो मेरे पास P ऑफ A बाई B का फॉर्मूला बन गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, P ऑफ B बाई A का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहीं से आप B को A से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी B और A आपस में रिप्लेस है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। यहाँ पर आप A इंटरसेक्शन B को B इंटरसेक्शन A लिख दे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही निकलता है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ ऑलवेज इक्वल टू P ऑफ B इंटरसेक्शन A। देखिए इन दोनों ही फॉर्मूलाज के अंदर हमारे पास एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी कि P ऑफ B नॉन ज़ीरो होगा, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो P ऑफ A और इस केस के अंदर P ऑफ A और इस केस के अंदर P ऑफ B हमारे पास नॉन ज़ीरो आना चाहिए अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है तो उस केस के अंदर। ठीक है, ये मैंने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए नाम से ही पता लग रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, फिर भी हम इसके एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देखकर ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं, टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसे दो इवेंट्स जो सेम ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनका लिंक है, आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। उन्हें इंडिपेंडेंट कब कहा जाता है, इफ़ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर, यानी कि जब एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के
पर डिपेंड ना करे, यानी कि दूसरे इवेंट को अफेक्ट ना करे, उस केस में उन इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर ये कहूँ कि एक बैग के अंदर 3 बॉल्स तो हैं मेरे पास रेड और 2 बॉल्स हैं मेरे पास ब्लैक। देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि एक बैग के अंदर मेरे पास 3 ब्लैक हैं और 2 रेड है, टोटल बॉल मेरे पास कितनी हो गई 5। मैं कहूँ मैंने ब्लैक बॉल एक बार उठाई, यानी कि P ऑफ B मेरे पास क्या आ जाएगा 3/5। अब मैंने उसके बाद कह दिया कि मैंने वो बॉल वापस उस बाउल के अंदर रिप्लेस कर दिया, यानी कि मैंने उस एक्सपेरिमेंट के होने के बाद मैंने उस बॉल को जो निकाली थी वो वापस डाल दी। वापस डालने के बाद मैंने एक और बॉल निकाली जो कि रेड आ गई। अब रेड बॉल का कनेक्शन क्या पिछले इवेंट से है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पिछले केस के अंदर जो बॉल निकाली थी वो वापस डाल दी। अगर वो पिछले केस के अंदर बॉल निकालता और वापस ना डालता और उस केस के अंदर हमें निकालना पड़ता कि पिछले इवेंट का हमें पता ही नहीं है ब्लैक था या रेड, और फिर आप बताइए कि इस इवेंट में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर पता भी हो तो रेड की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पिछले इवेंट से अगर थोड़ा सा भी डिपेंडेंस हो तो उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अगर दोनों ही इवेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही अफेक्ट ना करें, उनकी प्रोबेबिलिटी आपस में अफेक्ट ना करें एक दूसरे को, तो हम उसे क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट। तो इस केस के अंदर अगर मैं उस बॉल को वापस उस बाउल के अंदर डाल दूँ और उसके बाद सेकेंड इवेंट हो तो मैं बोलूँगी दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे पास 2 इवेंट्स A और B इंडिपेंडेंट है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए P ऑफ A बाय B का फॉर्मूला था P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। अब देखिए इफ़ 2 इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन P ऑफ A बाय B क्या होगी? P ऑफ A, क्योंकि इस A का पिछली बार हमारे पास गिवन क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अब A का B से जब कोई लिंक ही नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, तो B पहले हुआ हो या ना हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, P ऑफ A बाई B P ऑफ A ही आएगी। सिमिलरली P ऑफ B बाई A P ऑफ B ही आएगी। तो ठीक है, इंडिपेंडेंट के केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये रहता है। अब एक और नोट देखिए आप, 2 इवेंट्स A एंड B एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़। 2 केसेस, देखिए 2 इवेंट्स A और B जो सेम ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ इंडिपेंडेंट होंगे, सेम ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे, वो इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे? जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला हमारे पास आ जाए P ऑफ A B, यानी कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं क्या कंक्लूजन निकालती हूँ। मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में P ऑफ A बाई B का फॉर्मूला क्या था? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। ठीक है, अब इसने क्या कह दिया कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ दिस। यहाँ पर अगर मैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगी? P ऑफ A P ऑफ B, ये मैंने यही वाली वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद मैंने लिखा अपॉन में P ऑफ B, ये तो कैंसिल, यानी कि जब मेरे पास P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ A आ जाए तब मैं ये कहूँगी कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं A और B ये क्या है? इंडिपेंडेंट। यही तो मैंने देखिए पिछले नोट में भी कहा था। तो यानी कि सेकेंड नोट इज़ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट। सेकेंड और फर्स्ट के अंदर हमें सेम ही बात कही गई है। तो यहाँ पर हमने अपने ऑलमोस्ट कंसेप्ट्स कवर कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट रैंडम वेरिएबल आएगा। इसके बाद रैंडम वेरिएबल देखिए क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आउटकम ऑफ, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम है वो डिटरमाइन करते हैं। देखिए फिर भी हम एक बार इसके फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से इसका कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए कि रैंडम वेरिएबल क्या है, क्योंकि आगे की एग्जांपल्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पर। देखिए रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ random experiment, that is to each outcome of the experiment EI सैम्पल पॉइंट है हमारे पास EI, जैसे
En में से E1 E2 कोई स्पेसिफिक मैंने लिया तो वो सैम्पल पॉइंट कहलाता है ना, और सैम्पल स्पेस एस सैम्पल पॉइंट क्या था, सैम्पल स्पेस क्या था, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। देयर कॉरस्पॉन्ड अ यूनिक रियल नंबर xi नोन एज द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, यानी कि रैंडम वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम आता है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ उसी से हम डिटरमाइन करते हैं, यानी कि हर आउटकम EI के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें एक xi कोई रियल नंबर xi मिल जाए उसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखिए इसके कंसेप्ट के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 3 कॉइन टॉस किया तो उसके अंदर 8 हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंट्स टोटल आउटकम बन जाते हैं, ठीक है, और हम वो निकालते कैसे, 2 की पावर जितनी बार हमने टॉस किया, तो 2 की पावर 3 8 बन गए। देखिए मान लीजिए मैंने 3 बार जब कॉइन टॉस किया तो मेरे पास 2 की पावर 3 आई थी, और कैसे आई थी वो मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद मैं अगर बोल दूं कि x मैंने कहा है नंबर ऑफ हेड अपीयर्स, तो हेड कितनी बार आया, वहाँ x की वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 0 भी और 3 भी, ठीक है। तो इस टाइप के वेरिएबल्स में वैल्यू निकालने को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए रैंडम वेरिएबल को हम एक और डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जो अगर आप ये वाली डेफिनेशन भी कर लें तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि डेफिनेशन मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा आती नहीं है, सिर्फ 2 मार्क्स में आए तो आए, तो इसीलिए मैं डेफिनेशन को बहुत स्पीडली लेकर चल रही हूँ ताकि एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस किया जा सके। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन तो क्या है, मैं बता देती हूँ आपको। रैंडम वेरिएबल क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका डोमेन तो क्या है हमारे पास सैम्पल स्पेस, ठीक है, एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और हमारे पास रेंज क्या आएगा, देखिए रेंज हमारे पास कोई भी रियल लाइन में कुछ भी एक वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हम ऐसे नहीं कह सकते, हमें हाफ हेड की निकालनी, क्योंकि हेड या तो 1 आएगा या 0 या 2 या 3, अगर 3 बार कॉइन टॉस किया है तो, ठीक है। तो हाफ हेड इज़ मीनिंगलेस, इसीलिए हम जो डोमेन है वो सैम्पल स्पेस में से देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ आ सकते हैं, और रेंज आएगी हमारे पास रियल लाइन। अब देखिए हमारे माइंड में क्वेश्चन क्या आता है, क्या ये जो रैंडम वेरिएबल है इनकी कोई क्लासिफिकेशन भी है क्या, कितने टाइप्स के हैं ये और इस टाइप से। तो ऑलरेडी देखिए आप BSc सेकेंड सेम के अंदर पढ़ चुके हैं, रैंडम वेरिएबल को हम 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टीन्यूस। देखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होते हैं जो फाइनाइट वैल्यूज़ लेते हैं, यानी कि अ रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ़ इट टेक्स फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी मैंने हेड टेल की बात की तो वो डिस्क्रीट का एग्जांपल है। देखिए हेड कभी भी आपके पास 3.2 नहीं आएंगे, जब आप कॉइन को टॉस करेंगे हेड आपके पास कभी भी हाफ नहीं आएगा, हेड आपके पास कभी भी 1.5 नहीं आएगा। तो हेड हमेशा रियल वैल्यू में आएंगे, रियल भी नहीं, देखिए मतलब एक स्पेसिफिक उनकी फाइनाइट वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10। आप यूँ नहीं बोलेंगे कि मेरे पास मैंने कॉइन को टॉस किया और 3.5 बार मेरे पास हेड आया। तो ऐसी वैल्यूज़ जो पॉइंट्स में नहीं आती, जिनकी कोई ना कोई डिस्क्रीट वैल्यू होती है, डिस्क्रीट वैल्यू और कॉन्टिन्यूस वैल्यू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल जो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को ऑप्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ऊपर। तो आइए देखिए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है। A random variable is said to be continuous if it assumes any possible value between certain limits। यानी कि एक रैंडम वेरिएबल को हम कॉन्टिन्यूस तब कहते हैं जब उसमें कोई भी वैल्यू हम एज्यूम कर सकें। जैसे कि मैंने मान लीजिए हाइट की बात की या मैंने वेट की बात की, तो देखिए वेट हमारे पास कोई भी पॉसिबल हो सकता है। मान लीजिए मैंने बात की उन बच्चों की जिनका वेट 40 to 45 के बीच में, तो अगर मैं कहूँ एक बच्चे का वेट 40.75 है तो इट कैन बी ट्रू, मैं ऐसे नहीं बोल सकती ये कोई वेट होता ही नहीं है। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली देखिए आप हाइट का एग्जांपल ले लीजिए। हाइट में भी अगर मैं कहूँ इस बच्चे की हाइट 5
6 है तब भी ठीक है, 5 6.2 है तब भी ठीक है, 5 फीट 6.2 इंचेस। तो यानी कि कोई भी हमारे पास एक 5 to 6 यानी कि 5 फीट से 6 फीट के मैंने बच्चे लिए, तो कोई भी वो वैल्यू इसके बीच में एज्यूम कर सकती है। इन केसेस के अंदर जो वैल्यू आती है वो इंटरवल्स के बीच में आती है। वेट और हाइट ऐसे दो एग्जाम्पल हैं जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं। तो मेरे पास ये जो एग्जाम्पल था ये था कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। देखिए अभी तक हम इस कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बाद अपने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जैसे आज की वीडियो में हमने किया एडिशन लॉ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या थे, रैंडम वेरिएबल क्या था और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सीखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।